हेलो स्टूडेंट, चित्रांश एग्जाम वॉरियर में आप सभी को स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें आपको एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन, हिस्ट्री के जितने भी एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं हम करा रहे हैं धीरे वन बाय वन करके। जैसे कि आज जो है 5th नंबर वीडियो जो है, आज मैं आपको जो है सारे जो एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन हैं हम आपको प्रोवाइड कराने चल रहे हैं। और इसके पहले जो 4 वीडियो बन चुके हैं उसमें भी लगभग एक वीडियो में 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके से हम आपके लिए डेली हर वीडियो में 50 क्वेश्चन आपको लेकर के आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और ये सभी क्वेश्चन यूपीएसआई में और एसएससी में, यूपी पीसीएस में, यूपी पीएससी में सभी क्वेश्चन में सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहें, और अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले हैं। कहाँ से? सराय नाहर राय से, दमदमा से, महदहा से, लंघनाज से। तो कहाँ से निकाले गए हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कहाँ से निकाले गए हैं? दमदमा से। ओके, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दमदमा से निकाले गए हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश में जो प्रतापगढ़ जिला है वहाँ से जो है मध्य पाषाणी पुरास्थल जो सराय नाहर राय है, महदहा और दमदमा का यहाँ का जो उत्खनन था वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो दमदमा में जो खुदाई हुई थी वहाँ खुदाई होने पर लगभग 41 मानव शव मिले थे, जिसमें से एक जगह 500 के जोड़े मिले थे और एक जगह एक साथ जो है 3 मानव कंकाल मिले थे, और अन्य जगहों पर जो है एक मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो सराय नाहर राय से संयुक्त रूप से 2 पुरुष एवं 2 स्त्रियों को एक साथ दफनाया गया था, वहां से तो इसका प्रमाण मिलता है। तो और यहाँ की समाधियां जो कैसी होती थी, छिछली एवं अंडाकार थी एवं आवास क्षेत्र के भीतर स्थित होता था। ठीक है, और एवं आवास जो है क्षेत्र के भीतर स्थित थी। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन नंबर बी से होगा, दमदमा से। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ प्राप्त हुए? अभी मैंने बताया था एक ही जो है कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए? दमदमा से प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कहाँ? नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल में, या प्रोटो ऐतिहासिक काल में? तो कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नवपाषाण काल में। कहाँ हुई थी? नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नवपाषाण काल में। तो ये जो कृषि की शुरुआत हुई थी नवपाषाण काल में हुई थी, और इसमें जो जौ और गेहूं को खाद्यान्न के रूप में उगाया गया था। और चावल की खेती का जो सबसे पुराना जो साक्ष्य है इलाहाबाद के नज़दीक एक कोल्डीवा नामक स्थान है, वहाँ से जो है प्राप्त होता है। और बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित एक मेहरगढ़ है से गांव की जो मेहरगढ़ से गेहूं की कृषि का जो है प्रमाण मिलता है। तो कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुई थी, और जौ एवं गेहूं जो है के खाद्यान्न के रूप में उगाया जाता था। और चावल की खेती का जो सबसे पुराना जो प्रमाण है, साक्ष्य है, वो इलाहाबाद से के नज़दीक जो कोल्डीवा नामक स्थान से मिलता है। और बलूचिस्तान की सीमा पर मेहरगढ़ नामक स्थान है, वहां से जो है कृषि का जो है गेहूं की खेती का जो है प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा, नवपाषाण काल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियों से, शिवालिक पहाड़ियों से, नलमाला पहाड़ियों से, और नर्मदा घाटी से। तो कहाँ से मिलता है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य है वो पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र, जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा डी, नर्मदा घाटी। कहाँ से? नर्मदा घाटी से।
तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वो पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र मध्य प्रदेश में जो पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग और लौह युग। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ताम्रपाषाण युग। तो ताम्रपाषाण युग को ही चालकोलिथिक युग कहा जाता है। इस काल में जो पत्थर के साथ साथ ताम्र धातु का प्रयोग, ठीक है, तो पत्थर के साथ साथ तांबे के बने हुए धातुओं का प्रयोग औजार, जो अलग अलग तरीके के औजार बनाने के निर्माण में भी किया जाने लगा था। तो इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृत भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? ताम्रपाषाणिक संस्कृत भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? बुधियाल, संगनकल्लू और कोल्डीवा, ब्रह्मागिरी। तो ये राख का टीला जो है कहाँ, किस निम्नलिखित में से जो दिए गए हैं इसमें से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संगनकल्लू। क्या सही होगा? बी, संगनकल्लू। तो संगनकल्लू ये कहाँ है? ये कर्नाटक में बेल्लारी स्थान है, वहाँ जो है संगनकल्लू है। तो यहाँ से जो है राख के टीले प्राप्त हुए थे। और राख के टीले जो इसको बोलते हैं नवपाषाण काल में प्राप्त, नवपाषाण काल में प्राप्त हुए थे, तो इसलिए इसको नवपाषाण कालीन भी कहते हैं। ये टीले उस काल के चरवाहे के जो समूह के मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष जो है कहे जाते हैं। तो ये जो टीले थे उस समय के जो चरवाहे होते थे, चरवाहों के समूह के जो मौसमी जो शिविर होते जहाँ रुकते थे, उनके जले हुए अवशेष हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के जो लोग थे वो मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा में रखकर दफनाते थे। इस प्रकार के साक्ष्य, ये जो इस तरीके के जो साक्ष्य हैं वो नेवासा, दायमाबाद, कौठे तथा इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मिलते हैं। तो शव के साथ मिट्टी की हड्डियां तथा ताम्र निर्मित वस्तुएं भी दफनाई जाती थी, मतलब उनके जो प्रयोग की गई जो वस्तुएं होती थी उनको भी जो है उसी के साथ दफना दिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से, कोल्डीवा से, ब्रह्मगिरी से, संगनकल्लू से। तो गर्त आवास के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम से प्राप्त हुए। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बुर्जहोम। तो यहाँ जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट जो है यह जो है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित है। और यहाँ के जो समाधान है वो मानव कंकाल के साथ कुत्ते का, वहाँ जो है मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है। तो और इस स्थान की खोज किसने की थी? डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। कब की थी? 1935 में की थी। डी टेरा और पीटरसन ने कब की थी? 1935 में की थी। ओके, तो 1935 में की थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बुर्जहोम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? क्या था सबसे पहले प्रयोग? क्या था? जौ, जई, राई या गेहूं। तो क्या क्या था? तो ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा ए, जौ सबसे पहले प्रयोग किया था। ओके, क्या क्या था? जौ। तो वैश्विक दृष्टि से सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व में निकट पूर्व, ठीक है, निकट पूर्व में जो है मानव द्वारा उगाया गया था। और बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया गया था। तो 7000 ईसा पूर्व के आसपास चीन के यांगजी नदी घाटी, जो जिसको बोलते हैं यांगजी नदी घाटी क्षेत्र में सर्वप्रथम उगाया जाने वाला चावल तीसरा खाद्य अनाज है। ठीक है,
तो पहला वैश्विक देश सबसे पहला जो है जौ है, दूसरा जो है वो गेहूं है, और तीसरा जो है वो चावल है। ठीक है, तीसरा खाद्य है। तो मक्का मध्य एवं दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में 6000 ईसा पूर्व उगाया गया था, और बाजरा 5500 ईसा पूर्व में चीन में सारेगम में उगाया गया था, और 5000 ईसा पूर्व में पूर्वी अफ्रीका में राई, 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण अफ्रीका एशिया में, तथा जई जो है 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम मानव द्वारा उगाया गया था। तो यह है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वालों में से था? ऑप्शन नंबर है जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य के मेकाला वेंची स्थल से नवपाषाण काल से मेगालिथिक काल के पेट्रोग्लाइफस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? पेट्रोग्लाइफस, तो ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। तो मेकाला वेंची आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये मेकाला वेंची जो है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है, और जहाँ से लगभग 80 पेट्रोग्लाइफस के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं अभी हाल ही में। तो नवपाषाण काल से मेगालिथिक काल, ये जो है नवपाषाण काल से मेगालिथिक काल के हैं, और आंध्र प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोग्लाइफस स्थल है, जहाँ से लगभग 80 पेट्रोग्लाइफस के जो है साक्ष्य मिले हैं। तो पेट्रोग्लाइफस चट्टानों पर उत्कीर्णन को कहा जाता है। पेट्रोग्लाइफस क्या होता है? पेट्रोग्लाइफस होता है जो चट्टानों पर लिखा गया होता है, उभरा हुआ जो लिखा, उत्कीर्णन को कहा जाता है। ठीक है, पेट्रोग्लाइफस। तो 80 पेट्रोग्लाइफस जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं मेकाला वेंची में, और मेकाला वेंची कहाँ है? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक संस्कृत ने अपने मृदभांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया है? तो निम्नलिखित में से किस एक संस्कृत ने अपने मृदभांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया है? मध्यपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल और लौह युग। तो ये लौह युग की संस्कृति ने सर्वप्रथम अपने मृदभांडों को चित्रित किया है। किसने? लौह युग की। तो हालांकि ताम्रपाषाण संस्कृतियों में भी चित्रित मृदभांड पाए जाते थे। तो ये मृदभांड नाना प्रकार, अलग अलग तरीके के होते थे। तो जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है साधारण तस्तरियाँ, टोटीदार कलश, डंडीदार चषक, साधारण कटोरे, बड़े संयंत्र, पात्र एवं कटोरे इत्यादि। तो कब? ताम्रपाषाण का। हालांकि ताम्रपाषाण का संस्कृति में भी मृदभांड पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध हैं यही है। इसलिए किस एक संस्कृति ने अपने मृदभांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया था? ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण में। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, कौन सा सही जोड़ा नहीं है? जैसे कि लोथल है। देखिए, तो लोथल में है प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है, नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। देखिए, तो इसमें देखें तो लोथल का क्या दिया है? प्राचीन गोदी क्षेत्र, सही है। सारनाथ का बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये भी सही है। और है राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, ये भी सही है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। नालंदा जो है बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। निम्नलिखित में दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है 3 नंबर है राजगीर। तो राजगीर जो लिखा हुआ है इसमें सारनाथ होगा, राजगीर की जगह सारनाथ बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। तो ये गलत है। 1, 1, 2 और 4 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो गाय का, हाथी का, गैंडा का, बाघ का। तो जो मोहरों पर गाय, ऊंट, घोड़ा व शेर को जो है मोहरे थे उस पर गाय है, ऊंट है, घोड़ा है और शेर है को प्रदर्शित नहीं किया गया था। एक श्रृंगी बैल सबसे ज्यादा मोहरों पर दर्शाया गया था। कैसे? एक श्रृंगी बैल।
तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से पशुओं में किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। तो किसका नहीं हुआ था? ऊंट घोड़ा, गाय, ऊंट घोड़ा और शेर को नहीं किया गया था। तो इसमें गाय है, तो गाय ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, सिंध घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है मुझे कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? ये एक प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसमें से कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक और ना ही दो, दोनों गलत है, ऐसा है। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो जो है सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय और एक लौकिक सभ्यता थी। ठीक है, एक नगरीय और नगरीय सभ्यता थी, लौकिक सभ्यता थी। तो इसमें जो है धार्मिक तत्व विद्यमान था, लेकिन जो है वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, क्या था? वर्चस्वशाली नहीं था। धार्मिक तत्व तो ज्ञान उपस्थित था, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे। और इस समय में, इस काल में ना कि जो है केवल आंतरिक बल्कि बाह्य व्यापार भी, बाहरी, आंतरिक और बाहरी व्यापार दोनों दशा में व्यापार चलता था। ठीक है, तो इस काल में, इस समय में सूती वस्त्र बनाए जाते थे, जिसके प्रमाण जो है हमें कहाँ देखने को मिले? मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। ठीक है, तो मेहरगढ़ से कपास की खेती करने का भी साक्ष्य मिला था। ठीक है, जो पहले पढ़ा था तो उसमें इसमें बताया गया कि जिसमें मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का जो साक्ष्य है वो मोहनजोदड़ो से, और कपास जो है मेहरगढ़ से साक्ष्य, उसका प्रमाण मिलता है। तो सी नंबर सही होगा इसमें कि एक और दो दोनों सही है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, धार्मिक तत्व इसमें विद्यमान भी थे और वर्चस्वशाली नहीं था। और इसमें जो भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, और जो कि मोहनजोदड़ो से मिले हैं, और मेहरगढ़ से कपास की खेती करने के साथ मिला है, और सूती वस्त्र का मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उनके जो है बड़े बड़े महल और मंदिर होते थे, या उनके देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे वो लोग, या वे जो है युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें क्या सही है? 3 देखेंगे तो केवल फर्स्ट ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2, 1 और 2, 3 और तीनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो जैसे कि बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वो उनके पास जो है बड़े बड़े महल और मंदिर नहीं होते थे, लेकिन उनकी जो सभ्यता में हमने पढ़ा है कि उनकी सभ्यता में जो उनके घर होते थे ईंटों से बने होते थे। किससे बने होते थे? और ईंटों के बने होते थे, और लोगों के जो घर थे बहुमंजिला होते थे। ठीक है, तो और उनके शहर में जो अफवाह तंत्र होता था काफी उन्नत प्रकार के होते थे। ठीक, सिंधु सभ्यता के लोग जो है शांत प्रिय थे, वे कभी किसी युद्ध में शामिल नहीं होते थे। ठीक है, वे शांत प्रिय थे, कभी किसी जो है युद्ध में शामिल नहीं होते थे। और ऐसा कहा जाता है कि भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा, कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आई होगी जिससे ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूरा संस्कृत जो सभ्यता थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई। और लेकिन और कुछ जो है कई इतिहासकार हैं, जैसे कि कुछ हिस्टोरियन हैं जिनका अलग अलग मानना है कि वो कुछ लोग कहते हैं कि आर्यों के जो आक्रमण और जो समुद्री सतह का जो परिवर्तन हुआ था, उसकी वजह से इनका जो है सभ्यता समाप्त हुई थी। और लेकिन जो है युद्ध में जो घोड़े के उपयोग की कोई जो है सत्यता, कोई जो है प्रमाण नहीं मिला है। और इसके अतिरिक्त क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों में जो छपा हुआ स्वास्तिक चिन्ह व जानवरों की अनुकृति उनके धार्मिक आस्था के बारे में बताया, उनकी धर्म विश्वास करते थे। और वहां पाई गई मूर्तियों से भूत तत्वविदों को पता चला है कि उस समय के लोग वहां माँ रूपी देवी की तथा पितृ रूप देवता की पूजा भी करते थे। तो शायद इस तरीके से हम कह सकते समग्र जाति के पिता स्वरूप थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी से होगा केवल 2 वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये बताया मैंने।
विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे, ये भी मैंने बताया। वो लोग बहुत ही शांतप्रिय थे, वो कभी कभी लड़ाई झगड़े में नहीं जाते थे। तो युद्ध में घोड़ों तक खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो जैसे पढ़ते चले आए हैं कि ग्रेट बाथ कहाँ मिला था। लोथल है, चंद्रोदड़ो है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है। तो जो ग्रेट बाथ है कहाँ मिला है, कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से, जो कि 11 फीट लंबा, 11 मीटर लंबा और 701 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मतलब 2.43 मीटर गहरा है, जो मोहनजोदड़ो से मिला है। ये विशाल स्नानागार धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए भी क्या प्रयोग किया जाता था। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें, मोहनजोदड़ो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, ब्राह्मी थी, तमिल थी, खरोष्टी थी या अज्ञात थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि का उनको अभी तक पता नहीं चल पाया है, तो अज्ञात थी। तो उनकी लिपि 400 से अधिक अक्षर या चित्र पर आधारित थी, मतलब पिक्चर बना करके लिखी गई थी। तो ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि को सर्वप्रथम 18 ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि जो है इसको सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और तमिल लिपि का जो प्रयोग हुआ है, तमिल लिपि का जो पता चला है, ब्राह्मी जो इसको जो है ब्राह्मी लिपि से ही माना जाता है उद्भव निकला हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और पशुपति। किसकी पूजा करते थे? वे पशुपति की पूजा करते थे। कैसे? सिंधु घाटी के जो लोग थे पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। और इसका जो है प्रमाण कहाँ से मिलता है? सभी चीज़ों के साथ से जो है वो कहीं ना कहीं से मिलता है, तभी हम उस पर जो है अनुमान लगाते हैं। तो इस तरीके की सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो वही जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। और इसका प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो से जो मोहरें मिली हैं उस पर इस तरीके की योगी की आकृति बनी हुई है, तो उससे प्राप्त होता है। तो इसके कहते हैं विभिन्न स्थानों से प्राप्त जो प्रस्तर लिंग की आकृति से हमें शिव पूजा का जो है प्रमाण मिलता है। तो और इस कहते हैं सिंधु सभ्यता के लोग माता देवी की मूर्तियों की भी पूजा करते थे। तो किसकी? पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति की करते थे। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल स्नानागार, धान्यागार, सस्तंभ हॉल, 2 मंजिला मकान। तो कौन सा था इसमें? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, धान्यागार। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त 2 प्रमुख स्थापत्यों में से विशाल धान्यागार था, जिसकी लंबाई 150 फीट तथा 50 फीट चौड़ी थी, लंबाई और चौड़ाई। और दूसरा विशाल स्नानागार था, जिसकी लंबाई 39 फीट और 23 फीट चौड़ी और 8 फीट ऊंचाई थी इसकी। ठीक है, तो पहला था धान्यागार और दूसरा था उसके बाद विशाल स्नानागार। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, धान्यागार। नेक्स्ट है देवी माता की पूजा संबंधित किससे? आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्यसागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो सिंधु सभ्यता में ऐसे जो है कुछ साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि माता की उपासना और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रचलित थी। इसमें विभिन्न मृण मूर्तियाँ, मुद्राओं आदि पर आकृत आदि से जो है चित्र बना हुआ था, जिससे कि उससे नारी उपासना के प्रचलन का जो है साक्ष्य भी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। तो क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर है? लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगा नदी के किनारे स्थित है। ये इस सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से पतन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता का नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगा नदी के किनारे स्थित है और यह इस सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से बंदरगाह के साक्ष्य पतन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है लिपि, नगर नियोजन, तांबा, मृदभांड। तो क्या है, तो लाल मृदभांड पर जो चित्रकारी की गई है कृष्ण एवं उनकी आकृतियां सिंधु घाटी सभ्यता तथा धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड आर्यों से संबंधित जो है माने गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो जनजीवन आर्यों के जनजीवन से बिल्कुल से अधिक ज्यादा विकसित था, बहुत ज्यादा विकसित था। तो मृदभांडों की संरचना ही सिंधु घाटी सभ्यता तथा आर्यों के काल का विभेद करती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी सही होगा, मृदभांड। मूर्त पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, मूर्त पूजा का आरंभ पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित देवता की जो आकृति तथा अनेक सैंध पुरा स्थल से प्राप्त मातृ देवियों की मूर्तियां यह प्रमाणित करती हैं कि मूर्त पूजा का आरंभ पूर्व काल में हो चुका था। तो ऑप्शन नंबर ए से होगा, मूर्त पूजा का आरंभ कब से हुआ था, मूर्त पूजा का जो मूर्त पूजा का आरंभ था वो पूर्व आर्यन, प्री आर्यन और पहले से ही जो है किया जाता था, माना जाता है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर अंकित देवता की आकृति तथा अनेक सैंधपुरा स्थल से मातृ देवी की मूर्तियों से ये पता चलता है कि उसके पहले से भी वहां की पूजा की जाती थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, I.E.M. व्हीलर ने, सर ऑरल स्टेन ने। तो किसने किया था, तो चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन जो है J.H. मैके ने किया था। यह स्थान मोहनजोदड़ो से लगभग 103, मोहनजोदड़ो जो स्थान है उससे 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी खोज सन 1935 में N.G. मजूमदार ने की थी और मैके ने उत्खनन के द्वारा यह पता लगाया कि यहाँ पर मनका बनाने का कारखाना था, भट्टी थी। तो इसकी शुरुआत जो है, इसकी खोज जो है किसने की थी, N.G. मजूमदार ने की थी। और मैके ने इससे क्या उत्खनन करके यह पता लगाया था यहाँ मक्का बनाने और का कारखाना था, भट्टी थी। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा, ए सही होगा, J.H. मैके ने। नेक्स्ट है रंगपुर एवं हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो रंगपुर में जो प्राचीन हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित, कहाँ है, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हम ये प्रमाणित कर सकते हैं कि यहाँ के जो निवासी थे कृषक चावल, बाजरा तथा ज्वार की खेती से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सौराष्ट्र से। नेक्स्ट है दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। ऑप्शन नंबर एक जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का। तो दधेरी लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है और यह एक परवर्ती पुरास्थल है और यह स्थान आर्य आगमन काल से भी संबंधित है क्योंकि यहाँ चित्रित धूसर मृदभांड पाए जाते हैं जो आर्य संस्कृति का विशेषता है, जो आर्य संस्कृतियों की विशेषता है। तो ये जो दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, कहाँ है, पंजाब का स्थल है क्योंकि दधेरी लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है और ये एक परवर्ती पुरास्थल है। यह स्थान जो है आर्य आगमन काल से भी संबंधित है क्योंकि यहाँ चित्रित धूसर मृदभांड जो है पाए गए हैं, जहाँ आर्य संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पंजाब। ओके, नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, सिंध में। तो हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है और इस स्थल की खुदाई जो है 1957 से 1958 में रंगनाथ राव के नेतृत्व में हुई थी। कहाँ हुई थी, रंगनाथ राव के नेतृत्व में हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए से होगा, गुजरात में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र या लोथल। तो कौन सा नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता है, तो पाटलिपुत्र का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है, जबकि कालीबंगन, रोपड़ तथा लोथल का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की।
तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पशुपति की। तो जैसे मोहनजोदड़ो से जो पता चलता है, वहां से जो मोहर मिली है, मोहर पर एक योगी की आकृति बनी हुई है और बहुत सारे जो है शिवलिंग मिले हैं। तो मानव आकृति के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है, तो इस आकृति का संबंध जो है रुद्र शिव से माना जाता है। तो इससे प्रमाणित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो पशुपति शिव की पूजा करते थे, अभी जैसे बताया था मैंने पहले इसके पहले क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वही कौन है? तो राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स बीपी राव। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन था? राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, दोनों ने। तो क्योंकि 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब मतलब पाकिस्तान, जो पंजाब का पाकिस्तान में चला गया है, उस समय के तत्कालीन मांटगोमरी साहिवाल जिला है, वहां है में, तथा वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के जो टीले थे उसका पता लगाया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए से होगा, राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में। अभी मैंने बताया मोहनजोदड़ो जो है वो अब कहाँ है? पाकिस्तान में चला गया। तो मोहनजोदड़ो का स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ प्रत्येक घर में निजी कुएं तथा स्नानागार पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पंजाब के सिंध प्रांत में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया? सोना, चांदी, तांबा या लोहा? तो सर्वप्रथम मानव ने तांबे धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो और बनावली। तो बनावली कहाँ है इसमें? हरियाणा। ठीक है, बनावली घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या है? ए हड़प्पा, चन्हुदड़ो, लोथल और मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? इसमें डी सही होगा, मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा जो निकाली गई वस्तुएं थे उसमें से एक मोहर मिली थी जिस पर कुबर वाले बैल की आकृति बनी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती? भारत, पाकिस्तान, चीन या अफगानिस्तान? तो सिंधु नदी जो है अफगानिस्तान में नहीं बहती है। सिंधु नदी 2880 किलोमीटर की है। क्या है? 2880 किलोमीटर की लंबाई में चीन, भारत तथा पाकिस्तान में बहती है। इसका जो उद्गम है, सोर्स है, वो तिब्बत के मानसरोवर के निकट स्थित माना जाता है और ये नदी दक्षिण पाकिस्तान में होती हुई अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। तो इसमें कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। भारत में ताम्र पाषाण अवस्था की बस्तियां निम्नलिखित में से किन स्थानों में पाई गई हैं? तो निम्नलिखित में से किस स्थानों पर पाई गई हैं? दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, दक्षिण पूर्वी भारत। इसमें कौन सही होगा? एक सही होगा, 2 और 3 सही होगा, 1 और 3 सही होगा या 1, 2, 3 सही होगा? इसमें जो है तीनों सही है, क्योंकि ताम्र पाषाण अवस्था की जो बस्तियां हैं उसमें दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जैसे कि नवपाषाण का जो अंत होते होते जो धातुओं का प्रयोग होने लगा था, तांबे का प्रयोग करने लगे थे, तो धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ था। तो भारत में ताम्र पाषाण अवस्था की बस्तियां दक्षिण पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, दक्षिण पूर्वी भारत, ठीक है, में है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी। तो हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती, सिंधु, व्यास और रावी। तो कहाँ हड़प्पा स्थल? रावी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और धौलीवीरा। तो धौलीवीरा सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है, शहर है,
जो जल प्रबंधन के लिए माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जोरवे संस्कृत के संबंध से सही नहीं है। प्रवर गोदावरी घाटी जोरवे संस्कृत के मूल क्षेत्र थी। जोरवे संस्कृत के मुख्य स्थल दाइमाबाद, इनाम गांव, जोरवे और नेवासा है। दाइमाबाद में प्रतीकात्मक दफनाए जाने का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। व्यवहारिक रूप में उत्तरी दक्कन में साथ ही जोरवे बस्तियां अचानक उजाड़ हो गई थी। इसमें कौन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है केवल, क्योंकि जोरवे संस्कृत एक ताम्र पाषाणी संस्कृत थी जिसका विस्तार महाराष्ट्र में हुआ था और इस संस्कृत का मूल क्षेत्र प्रवरा गोदावरी घाटी थी। क्या थी? इस संस्कृत का मूल क्षेत्र जो है प्रवरा गोदावरी घाटी थी और संस्कृत के मूल स्थान और स्थलों में दाइमाबाद, इनाम गांव, जोरवे और नेवासा है। ठीक है। और 1200 ईस्वी पूर्व में लगभग सभी ताम्रपाषाणी संस्कृतियों का लोप हो गया, केवल जोरवे संस्कृत ही 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो बताया ना कि 1200 ईस्वी पूर्व तक सभी ताम्रपाषाणी संस्कृतियां समाप्त हो गई थी, लेकिन 700 ईसा पूर्व तक ये संस्कृत रही है, जोरवे संस्कृत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के लोगों की राज व्यवस्था जैसा कि वस्तुपरक साक्ष्य से परिणामित होता है कैसी थी? पंथ निरपेक्ष संघवादी थी, धर्मतंत्रीय संघवादी थी, कुलीन तंत्रीय, धर्मतंत्रीय एकात्मक थी। कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की जो राज व्यवस्था थी वो कैसी थी? धर्मतंत्रीय एकात्मक थी। हड़प्पा के लोगों की जो राज व्यवस्था थी कैसी थी? संभवतः कुलीन तंत्र थी। हालांकि हड़प्पा की सभ्यता के समय राजनीतिक ढांचा कैसा था ये तो नहीं अभी कोई बता पाया है, लेकिन संपूर्ण क्षेत्र एक राजधानी से प्रशासित होता था और उससे कुछ मतलब संपूर्ण पूरा क्षेत्र जो है एक जो है राजधानी थी, वहां से जो प्रशासन किया जाता था, पूरे क्षेत्र पर किया जाता था और उससे जो उसके कुछ जो है प्रादेशिक प्रशासन केंद्र थे तथा उसके प्रांतों की राजधानियां थी। हड़प्पा समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला विशिष्ट वर्ग जो नगर दुर्ग में रहता था, दूसरा खुशहाल मध्यम तथा तीसरा अपेक्षाकृत कमजोर वर्ग होता था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, धर्मतंत्रीय एकात्मक। नेक्स्ट है, हड़प्पा के शहरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि सड़कें हमेशा पूरी तरह से सीधी नहीं होती थी और एक दूसरे को हमेशा समकोण पर नहीं काटती थी। और एक असाधारण विशेषता यह है कि घरों और शहरों की दीवारों की ईंटों का औसत आकार एक समान है। इसमें से कौन सा सही है? तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो हड़प्पा के शहरों के संबंध में उपयुक्त दोनों कथन सही है। मतलब कौन से कथन? ठीक है, ये दोनों। और सड़कें हमेशा पूरी तरह से सीधी नहीं होती थी और एक दूसरे को हमेशा समकोण पर नहीं काटती थी। एक असाधारण विशेषता यह है कि घरों और शहरों की दीवारों की ईंटों का औसत आकार एक समान होता था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कलिबंगा। कोटदीजी जो है इसकी खुदाई 1955 में F.A. खान द्वारा कराई गई थी और यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह उपद्वीप में प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रारंभिक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। और इस सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक थी और जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। जैसे बताया कि पिक्चर बना करके उसमें जो लिखी गई थी, जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और भारत में लोहे का जो प्रारंभिक सबसे पहले प्रयोग जो 1000 ईसा पूर्व से प्राप्त होता है। और हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी और यहाँ से पत्थर की मूर्तियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कैसे? पत्थर की मूर्तियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें मूर्ति बनाने की कला के माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हड़प्पा सभ्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? मानक हड़प्पा मुद्राएं मिट्टी की बनी थी। हड़प्पा के निवासी ना तो कांस्य के विषय में जानते हैं थे और ना ही ताम्र के। हड़प्पा के निवासी ना तो कांस्य के विषय में जानते थे और ना ही ताम्र के। और हड़प्पा के निवासी कपास उगाते थे और प्रयोग में लाते थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हड़प्पा के निवासी ना तो कांस्य के विषय में जानते थे और ना ही ताम्र के। बी और सी सेम हो गया है, इसमें वही सही है, बी सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई है, मटर, ज्वार आदि ये सभी जो है अनाज पैदा करते थे। वे 2 किस्म की गेहूं पैदा करते थे और बनावली में मिला जौ उन्नत किस्म का है, ठीक है। जो बनावली में जो जौ मिला वो उन्नत किस्म का। इसके अलावा वे तिल, सरसों भी उगाते थे। सबसे पहले कपास भी यहाँ पैदा की गई थी। इसी के नाम पर जो यूनान और सिंडन, यूनान के लोग जो है सिंडन कहने लगे थे, ठीक है। तो हड़प्पा एक कृषि प्रधान संस्कृति थी, पर यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर पाला जाता था। हड़प्पाई लोगों को हाथी तक गंडे का ज्ञान था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। हड़प्पा के निवासी ना तो कांस्य के विषय में जानते थे और ना ही ताम्र के विषय में। नेक्स्ट है हिंद की जनता के मतलब भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया। यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने या अरबों ने? तो हिंदू मतलब भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग कौन किया था? हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो है अरबों ने किया था। अरबी लोग सा के स्थान पर हा शब्द का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो अतः सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा। अल-बरूनी ने किताब उल हिंद में भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया है, उन्होंने किया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि उन्होंने क्या, अरबों ने किया। तो अरबों जो है सा के जगह पे हा बोलते थे। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह ब्रह्मवादिनी थी जिससे ने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। तो लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्ववारा, अपाला और निवावरी आदि विदुषी स्त्रियों ने वेद मंत्रों की रचना की थी। क्या की थी? वेद मंत्रों की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लोपामुद्रा। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार कैसा है? द्वापर, कृत, त्रेता और काले। कृत, द्वापर, त्रेता और काले। कृत, त्रेता, द्वापर तथा काले। त्रेता, द्वापर, काले और कृत। तो सृष्टि के संपूर्ण काल को, पूरी सृष्टि के संपूर्ण काल को 4 युग में बांटा गया है। इसका क्रम है कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। नेक्स्ट है देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा? जगन्नाथ मंदिर पुरी, पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट। तो पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर देवदासी संस्था के प्रसंग में जो है चर्चित रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जगन्नाथ मंदिर पुरी। नेक्स्ट है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, सतुद्री, सरस्वती या गंगा? तो सिंधु नदी का सबसे ज्यादा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सिंधु नदी का सबसे ज्यादा जो है वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आज इसके क्वेश्चन मैंने सारे बता दिए आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो में हमने जो है 50 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू टाइप्स के हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन मैंने बताया है। तो आज के क्वेश्चन हम यहीं समाप्त करते हैं। तो हमारे वीडियो को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपको हिंदी शॉर्टहैंड सीखना है या फिर मैथ सीखना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और अगर दूसरा मैथ्स के और बहुत सारे टॉपिक देखने या हिंदी शॉर्टहैंड देखना है तो आप मेरा दूसरा चैनल है चित्रांश अकेडमी नाम से, वहां जाकर के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।